स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस। स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस में क्या है, अपने यूसी में क्या है, शॉर्ट नोट आते हैं। उसमें से मेनली 4 शॉर्ट नोट आते हैं। सबसे पहला शॉर्ट नोट जो इंपॉर्टेंट बनता है उससे वायरुलेंस फैक्टर्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, वायरुलेंस फैक्टर ऑफ स्टेफ ऑरियस के वायरुलेंस फैक्टर्स पे आता है। अगला आता है इसका लेप्टाइडोसिस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं हालांकि, लेकिन याद रहना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, ये अलग से शॉर्ट नोट में आता है। एक है कोगुलेज टेस्ट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन क्या में क्या है कि ये पार्ट है माइक्रोकोकेसी फैमिली का, ठीक है। स्टेफाइलोकोकल ये क्लस्टर्स में अरेंज होते हैं, इस टाइप से ये अरेंज होते हैं क्लस्टर्स में। इनमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें सबसे मोस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है स्टेफ ऑरियस। कौन सा ऑर्गेनिज्म मोस्ट पैथोजेनिक? स्टेफ ऑरियस मोस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अदर ऑर्गेनिज्म है स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस और स्टेफाइलोकोकस हीमोलाइटिकस। ओके, ये अदर ऑर्गेनिज्म में इसमें आते हैं अपने। अब जो स्टेफ ऑरियस है उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन, स्टेफ ऑरियस को डिटेल में पढ़ेंगे, यही अपना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेफ ऑरियस क्या होता है अपना, कैटालिस टेस्ट पॉजिटिव होता है। जो अपन बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं कैटालिस टेस्ट, वो पॉजिटिव होता है इसका। कोगुलेज पॉजिटिव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर है इसका। ये अपन अलग से शॉर्ट नोट में भी पढ़ते हैं। कोगुलेज टेस्ट, ट्यूब कोगुलेज, साइड कोगुलेज दोनों पढ़ते हैं अपन। फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब का अपना मतलब है कि दोनों सिचुएशंस में जीवित रह सकता है, O2 की प्रेजेंस में भी और O2 की एब्सेंट में भी। ये दोनों में फ्लेक्सिबल है। इसको अपन याद रख सकते हो दोनों में, जैसे फ्लेक्सिबल वर्ड से अपन याद रख सकते हो इसको। फैकल्टेटिव मतलब दोनों में फ्लेक्सिबल है, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो चाहे ऑक्सीजन एब्सेंट हो, तो दोनों में। ये नॉन मोटाइल है, मतलब ये कोई मूवमेंट नहीं करता। नॉन स्पोरिंग है, स्पोर फॉर्मेशन भी नहीं करता। और स्फेरिकल है, कैसा है, स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। ये देखो, ये जो है वो ग्रे ब्लैक क्लस्टर्स में अरेंज होते हैं। कैसे क्लस्टर्स में अरेंज होते हैं? ग्रे ब्लैक क्लस्टर्स में अरेंज होते हैं। अब ये ग्रे ब्लैक क्लस्टर्स कैसे बनते हैं? ये अपने सेल डिवीजन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये अपने सेल डिवीजन से बनते हैं। स्टेफ ऑरियस के जो सेल डिवीजन से बनते हैं। अब ये सेल डिवीजन कैसा होता है? ये सेल डिवीजन क्या है, मल्टीपल प्लेन में होता है। और जो डॉटर सेल है ना, वो एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। जैसे ये हुआ, फिर इसके बाद ये हो गया, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे इस टाइप से ये चिपकी हुई होती हैं एक दूसरे के। जिससे क्या है, ये ग्रेप्स लाइक क्लस्टर्स बनते हैं इसके। कैसे क्लस्टर्स बनते हैं? ग्रेप्स लाइक क्लस्टर्स इसके बनते हैं। अब अपन बात करें वायरुलेंस फैक्टर ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफ ऑरियस के अपन वायरुलेंस फैक्टर की बात करें तो 3 टाइप के वायरुलेंस फैक्टर होते हैं। एक तो होता है सेल वाला एसोसिएटेड वायरुलेंस फैक्टर, एक होता है टॉक्सिन्स अपने, और होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। तो इनमें डिफरेंट जो वायरुलेंस फैक्टर आते हैं जो बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो अपन वायरुलेंस फैक्टर का एक बार मीनिंग की बात करें तो वायरुलेंस फैक्टर की मीनिंग होती क्या है, वायरुलेंस फैक्टर होता क्या है कि वायरुलेंस फैक्टर ये होता है कि जो बैक्टीरिया है जो अपनी बॉडी में यदि इन्फेक्शन करेगा तो उसको काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें हेल्प करेंगी इन्फेक्शन करने में। सबसे पहले तो ये अपनी क्या करेगा, सबसे पहले तो इन्वेड करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो बॉडी में सेल को इन्वेड करेगा या फिर बॉडी के अंदर जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, अपने इम्यून सिस्टम से बचेगा, इम्यून सिस्टम से बचेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये अटैक करेगा और अपने टॉक्सिन्स के द्वारा क्या करेगा, इफेक्ट करेगा बॉडी को अफेक्ट करेगा, ठीक है, टॉक्सिन्स के द्वारा। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वायरुलेंस फैक्टर्स में आती हैं, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सेल वाल एसोसिएटेड वायरुलेंस फैक्टर से। तो सेल वाल से जो एसोसिएटेड वायरुलेंस फैक्टर हैं उनमें अपने पास 4 आते हैं। सबसे पहला है पेप्टिडोग्लाइकन, दूसरा है टिकोइक एसिड, अगला है सेल सरफेस एडेशंस और प्रोटीन है। सेल सरफेस एडेशंस और प्रोटीन है, क्या क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन, टिकोइक एसिड, सेल सरफेस एडेशंस और प्रोटीन है, ठीक है। अब जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन होता, अपन जानते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वाल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या करता है, ये इंड्यूस करता है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को। किसको इंड्यूस करता है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को। होस्ट में इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को इंड्यूस करेगा। होस्ट जो जिसमें भी बैक्टीरिया अटैक कर रहा है उसके अंदर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को ये कौन इंड्यूस करेगा, पेप्टिडोग्लाइकन इंड्यूस करेगा। और क्या है अगला, क्या है, एंडोटॉक्सिन लाइक एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी, एंडोटॉक्सिन लाइक एक्टिविटी होती है इसकी एक्टिविटी होती है, एंडोटॉक्सिन लाइक एक्टिविटी इसकी होती है, ओके। अब अपन बात करें अगले वायरुलेंस फैक्टर की, टिकोइक एसिड की। किसकी बात करें अपन, टिकोइक एसिड की। टिकोइक किसका बना होता है, रिबिटोल फॉस्फेट का बना होता है। ये रिबिटोल फॉस्फेट का पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है,
रिबीटॉल फॉस्फेट का पॉलीमर होता है, और ये ऑप्सोनाइजेशन को इनिबिट करता है। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? ऑप्सोनाइजेशन होता है कि जैसे भी कोई भी पैथोजन है ये, ठीक है, इसको इससे ऑप्सोनिन जो है इससे जुड़ेगा, ऑप्सोनिन इससे जुड़ेगा, और मैक्रोफेज जो है इसको फिर रिकॉग्नाइज करेगी, मैक्रोफेज इसको रिकॉग्नाइज करेगी, उसके लिए ऑप्सोनिन इससे जुड़ेगा, तो इसको अपन बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑप्सोनाइजेशन। लेकिन ये ऑप्सोनाइजेशन को इनिबिट कर देगा, कौन इनिबिट कर देगा? टिकोइक एसिड ऑप्सोनाइजेशन को इनिबिट कर देगा, तो मैक्रोफेजेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। इससे ये क्या है, जो है इम्यून सिस्टम से, अपने इम्यून सिस्टम से बच जाएगा, इसलिए इसमें टिकोइक एसिड इसको इम्यून सिस्टम से बचाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अगले वायलेंस फैक्टर की, वो है सेल सरफेस एडेशन। सेल सरफेस एडेशंस, अब देखो बैक्टीरिया आके डायरेक्ट तो बॉडी में नहीं जाएगा, सबसे पहले तो सेल की सरफेस से जुड़ेगा। सेल की सरफेस जैसे ये हो गई, तो सेल्स की सरफेस से बैक्टीरिया जाके जुड़ेगा, तो इसमें कौन कौन से हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं, सेल सरफेस एडेशन इसमें हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो क्लम्पिंग फैक्टर या फिर बाउंड कोगुलेज होता है, क्लम्पिंग फैक्टर या फिर बाउंड कोगुलेज होता है, जो इससे जुड़ा हुआ होता है। और ये जो बाउंड कोगुलेज है, ये स्लाइड कोगुलेज रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे पढ़ेंगे कि क्या होती है स्लाइड कोगुलेज रिएक्शन। तो ये बाउंड कोगुलेज जो है अपना, ये स्लाइड कोगुलेज रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसमें दूसरा आता है, पहला आता है क्लम्पिंग फैक्टर, और दूसरा है कोलेजन बाइंडिंग एडेशन। कोलेजन बाइंडिंग एडेशन, दो तरह के सेल सरफेस एडेशंस होते हैं, एक होता है क्लम्पिंग फैक्टर, एक होता है कोलेजन बाइंडिंग एडेशन। अगला इसमें आता है प्रोटीन है, जो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अब तक अपन ने 3 पढ़े। पेप्टोग्लाइकन पढ़ा है। पेप्टोग्लाइकन क्या करता है? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को इंड्यूस करता है, एंडोटॉक्सिन लाइक एक्टिविटी होती है इसकी। टिकोइक एसिड जो है अपना रिबीटॉल फॉस्फेट का पॉलीमर होता है, जो ऑप्सोनाइजेशन को इनिबिट करता है, जिससे मैक्रोफेज रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी इसको, पैथोजन को। अब है सेल सरफेस एडेशन। क्या करते हैं? सेल सरफेस एडेशन जो पैथोजन है उसको सेल्स की सरफेस से चिपकाने में हेल्प करते हैं। इसमें आता है, एक तो आता है क्लम्पिंग फैक्टर और बाउंड कोगुलेज आता है। ये रेस्पॉन्सिबल है स्लाइड कोगुलेज रिएक्शन के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? स्लाइड कोगुलेज रिएक्शन के लिए। दूसरा आता है इसमें कोलेजन बाइंडिंग एडेशन। कुछ स्ट्रेन होते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के, जिनमें माइक्रो कैप्सूल पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है? माइक्रो कैप्सूल पाया जाता है। ये क्या करता है? ये फैगोसाइटोसिस को इनिबिट कर देता है, फैगोसाइटोसिस को इनिबिट करता है कौन इनिबिट करता है? माइक्रो कैप्सूल। लेकिन ये कुछ स्ट्रेंस में। अब अपन बात करें प्रोटीन ए की। प्रोटीन ए जो है वो एनकोडेड होता है स्पाजीन से एनकोडेड होता है, ठीक है, स्पाजीन से एनकोडेड होता है। ये जीन इसके लिए कोड करती है, प्रोटीन के लिए। इसकी कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एंटी कॉम्प्लीमेंट्री, कीमोटैक्टिक, माइटोजेनिक और इनहिबिशन ऑफ ऑप्सोनाइजेशन। उससे पहले अपन बात करते हैं एंटी कॉम्प्लीमेंट्री की। तो एंटी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? अपने एंटी कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में इंटरफेयर करता है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को इनहिबिट करता है। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम अपने इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जो पैथोजन को किल करने में हेल्प करता है। तो ये इसको इनिबिट कर देगा, प्रोटीन ए इसको इनिबिट कर देगा, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री, ओके। इससे ये इम्यून सिस्टम से बच जाता है। अगला है कीमोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक का मतलब होता है कि कीमोटैक्सिस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कीमोटैक्सिस से। और कीमोटैक्सिस अपने क्या होता है? कीमोटैक्सिस होता है जो न्यूट्रोफिल्स और वगैरह, न्यूट्रोफिल्स उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। न्यूट्रोफिल्स को उनको एक मूवमेंट देता है, जैसे उनको एक गाइडेड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उनका, उसको बोलते हैं अपन कीमोटैक्सिस। तो उसमें भी किसको, उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन ए अपना रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। अगली प्रॉपर्टी है माइटोजेनिक। अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? माइटोजेनिक का मतलब है कि ये जो है माइटोसिस को इंड्यूस करता है। क्या करता है? माइटोसिस को इंड्यूस करता है, सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, ये माइटोजेनिक होता है। और ये इनिबिट करता है ऑप्सोनाइजेशन को, और कौन इनिबिट कर रहा था ऑप्सोनाइजेशन को? ये भी इनिबिट कर रहा था टिकोइक एसिड भी ऑप्सोनाइजेशन को इनिबिट कर रहा था। लेकिन ये क्या है? ये प्रोटीन ए भी ऑप्सोनाइजेशन को इनिबिट करता है। प्रोटीन ए मीडिएट करता है कोएगुलेटेशन रिएक्शन को, मतलब कोएगुलेटेशन रिएक्शन में अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करता है। ये प्रोटीन है क्या, बाइंड हो जाता है किससे? एफसी रीजन से। आईजीजी एंटीबॉडी के एफसी रीजन से बाइंड करता है। एंटीबॉडी जैसे आईजीजी है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एफ ए बी रीजन और एफ सी रीजन, एफ ए बी रीजन और एफ सी रीजन। तो एफ सी रीजन से कौन बाइंड कर जाएगा? अपना प्रोटीन ए बाइंड कर जाएगा, प्रोटीन ए एफ सी रीजन से बाइंड कर जाएगा, जिससे एफ ए बी ये जो रीजन है ये फ्री रहेगा, ठीक है। अब ये रीजन से फ्री रहेगा तो इससे बाकी एंटीजन आके जुड़ जाएंगे और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, जिससे अपन लैब डायग्नोसिस में काफ़ी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, लैब डायग्नोसिस में काफ़ी यूज़ करते हैं, ओके। अब आते हैं अपन टॉक्सिन्स पे। सेल सरफेस एंटीजन्स अपने हो चुके हैं, अब आते हैं अपने टॉक्सिन्स पे।
तो पहला टॉक्सिन है मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स। क्या है अपना पहला टॉक्सिन, क्या है? मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स। इसमें क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन में जो टॉक्सिन्स होते हैं। ओके, तो पहला है इसमें हीमोलाइसिन। हीमोलाइसिन क्या करवाते हैं? हीमोलाइसिस करवाते हैं। हीमोलाइसिस कितने टाइप के होते हैं अपने? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, 4 टाइप का हीमोलाइसिस होता है अपने, ठीक है। ये आरबीसी का हीमोलाइसिस करवाता है, मतलब आरबीसी का ब्रेक डाउन करवाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हीमोलाइसिस को समझते हैं अपन। तो इसमें आता है अल्फा हीमोलाइसिस। अल्फा, अल्फा तो ऐसे याद करो, अल्फा मतलब ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब पार्शियल, तो पार्शियल हीमोलाइसिस है। ओके, पार्शियल हीमोलाइसिस हो गया अल्फा हीमोलाइसिस। अगला है बीटा। बीटा हीमोलाइसिस क्या है? बीटा मतलब बैड, मतलब ये अपने लिए बहुत ही ज़्यादा बैड है। ओके, तो मतलब कंप्लीट हीमोलाइसिस हो गया। अगर कंप्लीट हीमोलाइसिस हो गया तो यही तो सबसे ज़्यादा बैड होगा, अपने लिए बुरा होगा। तो मतलब कंप्लीट हीमोलाइसिस हो गया। ओके, तो इसको बोलते हैं बीटा मतलब कंप्लीट हीमोलाइसिस, ठीक है। अब है गामा। गामा, इसको मतलब है, गामा मतलब गुड। गामा मतलब क्या है? गुड। गुड मतलब कि बिल्कुल नो हीमोलाइसिस, बिल्कुल भी हीमोलाइसिस नहीं हुआ, ये अपने लिए क्या है? गुड है। ओके, ये अपने लिए अच्छा है। अगला है अपने पास डेल्टा। डेल्टा मतलब डबल, ठीक है। डेल्टा मतलब डबल, मतलब हीमोलाइसिस के 2 जोन आएंगे, इसको बोलते हैं डबल जोन। डबल जोन हीमोलाइसिस। इसमें क्या होगा? इनर साइड तो बीटा होगा, इनर साइड क्या होगा? बीटा, और आउटर साइड क्या होगा? आउटर साइड ना अल्फा होगा। इनर साइड बीटा, आउटर साइड अल्फा। तो इनर साइड तो कंप्लीट हीमोलाइसिस होगा और आउटर साइड अल्फा होगा, मतलब कि पार्शियल हीमोलाइसिस होगा। ओके, ये अपना हीमोलाइसिस है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा हीमोलाइसिस, ठीक है। ये हो गया अपना हीमोलाइसिस। अगला जो टॉक्सिन है वो है अपने पास ल्यूकोसिडिन या पेंटोन बैलेंटाइन टॉक्सिन। ल्यूकोसिडिन या पेंटोन बैलेंटाइन टॉक्सिन, ये क्या है? ये दोनों एक साथ काम करते हैं। ल्यूकोसिडिन, पेंटोन बैलेंटाइन टॉक्सिन और गामा हीमोलाइसिन, गामा हीमोलाइसिन, ये दोनों एक साथ काम करते हैं और ये डैमेज करते हैं आरबीसी को और ल्यूकोसाइट्स को। किसको डैमेज करते हैं? ये आरबीसी को, ल्यूकोसाइट्स को डैमेज करते हैं। इसलिए इनको अपन बोलते हैं सिनर्गो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन्स। क्या बोलते हैं इसको? सिनर्गो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन्स, ठीक है। सिनर्गो सिनर्गो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन्स इनको बोलते हैं, ठीक है। ये अकेले एक्टिव नहीं होते, ये जब साथ में मिलकर काम करते हैं तभी एक्टिव होते हैं और डैमेज करते हैं आरबीसी को और ल्यूकोसाइट्स को। ओके, इसको डैमेज करते हैं आरबीसी को और ल्यूकोसाइट्स को, ठीक है। तो अपन ने इसमें क्या पढ़ा है? इसमें अपन ने 2 टॉक्सिन पढ़े हैं मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स में। एक तो पहला है अपने पास हीमोलाइसिस हो गया, पहला हो गया अपने पास हीमोलाइसिस, और दूसरा हो गया अपने पास ल्यूकोसिडिन और पेंटेन बैलेंटाइन टॉक्सिन। हीमोलाइसिस में अपने पास आ गया अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ओके, ये हीमोलाइसिस। ल्यूकोसिडिन और पेंटेन बैलेंटाइन टॉक्सिन किसके साथ काम करता है? गामा के साथ काम करता है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं सिनर्गो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन्स। क्या बोलते हैं? सिनर्गो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन्स अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये अकेले अलोन इफेक्टिव नहीं होते, ये अकेले इफेक्टिव नहीं होते। ओके, अब अपन बात करें एपिडर्मोलाइटिक या एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि एपिडर्मोलाइटिक मतलब जैसे ये स्किन है, ठीक है। स्किन है तो इसकी ये मान लो ये एपिडर्मिस है, तो मतलब कि इसको रप्चर करेंगे, इसको स्किन की एपिडर्मिस को रप्चर करेंगे, इसको एक्सफोलिएट कर देंगे, मतलब इसको पील ऑफ कर देंगे, इसको निकाल देंगे मतलब ऊपर से, ठीक है। तो ये हो गया एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन्स है। अब ये क्या करते हैं? ये करते हैं स्टेफाइलोकोकल स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम करते हैं। इस सिंड्रोम का क्या नाम है? स्टेफाइलोकोकल स्कॉल्डेड। स्कॉल्डेड मतलब जला हुआ या बर्नड, जला हुआ या बर्नड। ओके, स्टेफाइलोकोकस स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम, मतलब कि स्टेफाइलोकोकस की वजह से जले हुए टाइप के सिंड्रोम होता है। ओके, इसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकल स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम, ठीक है। इसका जो टॉक्सिन होता है ये 2 प्रोटीन से बनता है, ईटीए और ईटीबी। कौन कौन से टॉक्सिन से बनता है? ईटीए और ईटीबी टॉक्सिन से बनता है। मोस्ट कॉमन है चिल्ड्रंस में, और जो इसके जो मैनिफेस्टेशन आते हैं वो लोकलाइज टेंडर ब्लिस्टर्स एंड बोला। ये थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपन जैसे सीधा सीधा बात करें तो जैसे ये स्किन है, ओके, तो इसके ऊपर ये एक तरह से ये लीजन होगा जिसमें क्या है? फ्लूइड भरा होगा, लीजन होगा इसमें फ्लूइड भरा होगा, इसको भी बोलते हैं पर टेंडर ब्लिस्टर्स। टेंडर मतलब इसमें पेन भी होगा, पेनफुल होगा। ओके, ब्लिस्टर ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो रीजन होता है उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, इसमें क्या है? टेंडर है, मतलब ये पेनफुल होगा, ठीक है, पेनफुल होगा। अब इसका क्या है? एक्सपोलिशन एंड सेपरेशन हो जाएगा। एक्सपोलिशन मतलब ये रप्चर हो जाएगी, ऐसे रप्चर हो जाएगी। रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा? ये डीन्यूडेड स्किन छोड़ देगा। डीन्यूडेड मतलब कि जो रॉ स्किन निकलेगी इसके अंदर से, जो रॉ स्किन निकलेगी, मतलब एक तरह से जैसे ये कट गया तो इसके अंदर जो रॉ स्किन निकलेगी उसको बोलते हैं डीन्यूडेड स्किन। तो इसको बोलते हैं अपन निकोल्स की साइन। क्या बोलते हैं इसको? निकोल्स की साइन बोलते हैं। जो डीन्यूडेड स्किन से छोड़ दी उसको अपन बोलते हैं निकोल्स की साइन। ओके, क्या बोलते हैं इसको? निकोल्स की साइन। एक बार अपन दोबारा से समझते हैं इसको, क्या मैनिफेस्टेशन रहेंगे। जैसे कि ये अपनी स्किन हो गई, ओके, तो इसके ऊपर एक लीजन टाइप बन गया हल्का सा, इसमें क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं अपन ब्लिस्टर्स और बुल्ला।
ब्लिस्टर और बुल्ला फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, टेंडर मतलब कि ये पेनफुल है, क्या है ये, पेनफुल है, ठीक है। अब जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा इसको क्या है, इसका एक्सपोलेशन हो जाएगा, एक्सपोलेशन और ये रप्चर हो जाएगी, तो डीन्यूडेड स्किन यहाँ पे बचेगी। डीन्यूडेड स्किन मतलब रॉ स्किन यहाँ पे जो है अपनी बचेगी, रॉ स्किन बचेगी यहाँ पे। उसको अपन क्या बोलते हैं, निकोल्स्की साइन बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको निकोल्स्की साइन बोलते हैं, ओके। इसको अपन निकोल्स्की साइन बोलते हैं, निकोल्स्की साइन बोलते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया। जो स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम, स्कॉल्डेड स्टेफाइलोकोकल स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम है, उसका सीवियर फॉर्म है, उसको अपन बोलते हैं रिटर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको, रिटर सिंड्रोम। इसमें फीवर होता है, लिथार्जी होती है, थकान होती है, ओके। और उसका माइल्डर फॉर्म है, उसको बोलते हैं बुल्लस एम्पिटिगो, जिसमें बुल्ला का फॉर्मेशन होता है। क्या बोलते हैं, बुल्ला का फॉर्मेशन होता है, क्या बोलते हैं, बुल्लस एम्पिटिगो। सीवर फॉर्म को क्या बोलते हैं, रिटर्स सिंड्रोम। सीवर फॉर्म को क्या बोलते हैं अपन, रिटर्स सिंड्रोम, ओके। और जो माइल्डर फॉर्म है उसको अपन बोलते हैं बुल्लस एम्पिटिगो, बुल्लस एम्पिटिगो बोलते हैं, ओके। अगला है एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन में उसके 15 सीरो टाइप होते हैं, A to E और G to P, ओके। ये सारे के सारे सुपर एंटीजेंस हैं। सुपर एंटीजेंस क्या होते हैं कि सुपर एंटीजेंस जो है टी सेल का नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन कर देते हैं। कैसे एक्टिवेशन कर देते हैं, नॉन स्पेसिफिक मतलब बहुत ही ज़्यादा टी सेल्स बनने लगेंगी, बहुत ही ज़्यादा टी सेल बन जाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा साइटोकाइन रिलीज कर देंगी। बहुत ज़्यादा साइटोकाइन रिलीज हो जाएगा तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा, जैसे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है, वैसोडाइलेशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, फीवर वगैरह हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, बहुत ज़्यादा साइटोकाइन रिलीज की वजह से होता है। इसको अपन बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। क्या बोलते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म। ये किसकी वजह से होता है, सुपर एंटीजेंस की वजह से होता है, ठीक है। टाइप ए क्या है, टाइप ए मोस्ट कॉमन है। ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है। ये नेक्स्ट चैप्टर में या अगले टॉप वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है। लेकिन अपन याद रखो कि टाइप ए जो है मोस्ट कॉमन होता है, ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है, ठीक है। टाइप ए जो है फूड पॉइजनिंग नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता क्या है, ठीक है। तो अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा है इसमें, अपन ने अब तक ये पढ़ा है कि जो एंटेरोटॉक्सिन है उसके 15 सीरो टाइप होते हैं, A to E एंड G to P, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, सुपर एंटीजेंस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। टाइप ए जो है मोस्ट कॉमन होता है, ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है। टाइप ए क्या करता है अपने, फूड पॉइजनिंग करता है, ठीक है। टाइप ए फूड पॉइजनिंग करता है। टाइप एफ जो है अपने फूड पॉइजनिंग नहीं करता, ये क्या करता है, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है। क्या करता है, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है, ओके। अब अपने पास एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, लास्ट जो अपना वायरुलेंस फैक्टर है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इसमें सबसे पहले आता है कोगुलेज एंजाइम। कोगुलेज एंजाइम क्या है, ये ट्यूब कोगुलेज टेस्ट के लिए बेसिस है। क्या है, ट्यूब कोगुलेज टेस्ट के लिए बेसिस है, बेसिस फॉर ट्यूब कोगुलेज, मतलब ट्यूब कोगुलेज टेस्ट है वो इससे ही होता है, इसमें उसको अपन डिटेक्ट करते हैं ट्यूब कोगुलेज टेस्ट को, ठीक है। ये क्या है, स्टेफ ऑरियस का यूनिक फीचर है, बाकी किसी भी बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता कोगुलेज एंजाइम। ये इसका प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर है, ठीक है। ये प्रिंसिपल मतलब मेन वायरुलेंस फैक्टर, ओके। ये सबसे पहले ब्लड में आएगा, फिर ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट कर देगा। किसमें, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे फाइब्रिन का क्लॉट बन जाएगा। अब ये फाइब्रिन का क्लॉट जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है अपने, ठीक है, ये बैक्टीरिया है तो इसके चारों तरफ फाइब्रिन का क्लॉट बन गया, ऐसे चारों तरफ फाइब्रिन का क्लॉट बन गया तो ये क्या करेगा, ये फैगोसाइटोसिस से बचाएगा बैक्टीरिया को। क्या कैसे कैसे बचाएगा, फैगोसाइटोसिस से इसको बचाएगा बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये भी एक वायरुलेंस में इसका कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, क्या, फाइब्रिन क्लॉट, ओके। अदर एंजाइम्स में जैसे हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस और डीएनएज, थर्मोन्यूक्लियस एंड डीएनएज, ये क्या स्पेसिफिक है स्टेफ ऑरियस के लिए। इनका काम क्या होता है, जैसे डीएनएज है तो डीएनए का ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, डीएनए का ब्रेक डाउन करेगा, सेल की डीएनए का ब्रेक डाउन करेगा। अगला है स्टेफाइलोकाइनेज। स्टेफाइलोकाइनेज क्या है, ये फाइब्रिन क्लॉट का ब्रेक डाउन करेगा। जैसे अभी जो अपन ने जैसे पढ़ाई, जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये फाइब्रिन का क्लॉट बना हुआ है तो इसका ब्रेक डाउन कौन करेगा, स्टेफाइलोकोकस को तोड़ देगा। स्टेफाइलोकोकस क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, इससे बैक्टीरिया बाहर आएगा, बैक्टीरिया बाहर आएगा और इन्फेक्शन का स्प्रेड हो जाएगा। कैसे स्प्रेड होगा कि फाइब्रिन के क्लॉट से बैक्टीरिया बाहर आएगा, इन्फेक्शन का स्प्रेड हो जाएगा अपने, ठीक है। अगला है हाइल्यूरोनिडोज। हाइल्यूरोनिडोज क्या करता है, हाइल्यूरोनिडोज जो करता है वो ये करता है कनेक्टिव टिश्यू का ब्रेक डाउन करता है। जैसे दो सेल्स हैं, ठीक है, दो सेल्स हैं, इनके बीच में जो है कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है, इनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है तो इनका ब्रेक डाउन कौन करेगा, हाइल्यूरोनिडोज करेगा, जिससे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन स्प्रेड ज़्यादा होगा, ठीक है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, ठीक है। इसका ब्रेक डाउन भी कौन करेगा, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, ठीक है। ठीक है, और लाइपेज और फॉस्फोलाइपेज एंजाइम ये क्या करते हैं, ये लिपिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं, लिपिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं। जो लिपिड प्रेजेंट होती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, वहाँ पे उसका ब्रेक डाउन करते हैं। जो बाहर लिपिड प्रेजेंट होती है जिससे क्या इन्फेक्शन का स्प्रेड होता है, ओके।
अब बात आती है इसके लैब डायग्नोसिस की। किसकी बात आती है? अपनी लैब डायग्नोसिस की, ठीक है। तो लैब डायग्नोसिस की अपन बात करें तो सबसे पहले है सैंपल कलेक्शन। अपन सैंपल क्या लेंगे? अब सैंपल देखो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट जो लीजन है, जैसे जो भी इन्फेक्शन जो भी लीजन हुआ है उस पर अलग अलग, जैसे कोई भी अपन बाउंड है, बाउंड से अपन पस ले लेंगे या फिर बाउंड स्वैब ले लेंगे, ठीक है। स्पुटम ले लेंगे अगर कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो, यूरिन ले लेंगे अगर यूटीआई हुआ है तो अपने मिड यूरिन ले लेंगे, ठीक है। ब्लड इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियम हुआ है तो उसमें अपन ब्लड ले लेंगे, ठीक है। ये अपन जनरल माइक्रो में पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें कि कौन से लीजन में क्या कौन सा जो है सैंपल लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब जैसे अपन ने हर हर जैसे का कोई भी बैक्टीरिया हुआ है जिसकी भी अपन लैब डायग्नोसिस पढ़ते हैं, नेक्स्ट में अपन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे भी कोई भी बैक्टीरिया हुआ उसके अपन लैब डायग्नोसिस पढ़ते हैं। तो जैसे सैंपल ले लिया, ठीक है, सैंपल ले लिया, जैसे मान लो सैंपल ले लिया अपन ने, जैसे ब्लड सैंपल ले लिया, ठीक है, ब्लड सैंपल लिया तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसकी डायरेक्ट स्मीयर बनाएंगे स्लाइड पे, इसको डायरेक्ट ले जाएंगे, इसको माइक्रोस्कोप से अपन देखेंगे, डायरेक्ट ले जाएंगे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। फिर इसमें क्या कर देंगे? इसकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे। क्या करेंगे? ग्राम स्टेनिंग करेंगे। तो यहाँ पे करी ग्राम स्टेनिंग तो अपन ने देखा है ग्राम पॉजिटिव कोकाई है जो क्लस्टर्स में अरेंज है। कैसे हैं? क्लस्टर्स में अरेंज है, ठीक है, क्लस्टर्स में अरेंज है। और क्या है? इसमें पस सेल प्रेजेंट है, ओके, इसमें पस सेल प्रेजेंट है अपनी, ठीक है। ये करा डायरेक्ट स्मीयर माइक्रोस्कोपी से, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है, अब अपन को ये तो अब डायरेक्ट स्मीयर माइक्रोस्कोपी तो कर लिया, अपन करेंगे कल्चर करेंगे। कल्चर कैसे करेंगे? कौन कौन से आकार पे करेंगे? न्यूट्रिएंट आकार, ब्लड आकार, मैकॉन्ग के आकार, सेलेक्टिव मीडिया, ठीक है। न्यूट्रिएंट आकार, ब्लड आकार, मैकॉन्ग के आकार, सेलेक्टिव मीडिया पे करेंगे। अब न्यूट्रिएंट आकार पे करेंगे, न्यूट्रिएंट आकार पे क्या? गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनी आएगी, गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनी आएगी। जैसे कि अपन ने देखा, जैसे कि ये मान लो वो है, ठीक है, तो इस पर क्या है? गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनी आएगी, येलो पिगमेंटेड कॉलोनी ऐसी ऐसी बनेंगी, ठीक है, न्यूट्रिएंट आकार पे। गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनी अपनी बनेगी जिसमें ये क्लस्टर्स में अरेंज होंगे। किस में अरेंज होंगे? क्लस्टर्स में अरेंज होंगे। और ये कॉलोनी किसकी बनी होती है? अपने कॉलोनी बनी होती है बीटा कैरोटीन की। किसकी बनी होती है? बीटा कैरोटीन की कॉलोनी बनी होती है। अगला जो है अब वो है दूसरा ब्लड आकार। ब्लड आकार पे भी येलो कॉलोनी आएगी जिसमें नैरोजोन रहेंगे बीटा हिमोलाइसिस के। नैरोजोन मतलब कि छोटे छोटे वो छोटे छोटे जोन बने होंगे बीटा हिमोलाइसिस के। जैसे कि ये देखो इस पर क्या है? येलो कॉलोनी आएगी लेकिन बीटा हिमोलाइसिस के छोटे छोटे जोन बने होंगे, ठीक है, बीटा हिमोलाइसिस के छोटे छोटे जोन इसमें बने होंगे, ठीक है। और अगला मैकॉन्ग के आकार। मैकॉन्ग के आकार पे स्मॉल पिंक कॉलोनी आएगी क्योंकि लैक्टोज फर्मेंटिंग है, ठीक है, लैक्टोज का फर्मेंटेशन कर देती है, ठीक है, लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, ओके, ठीक है। अब सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया में क्या आएगा? आप सेलेक्टिव मीडिया में यूज़ करेंगे मैनिटोल साल्ट आकार, लोड लैम्प्स मीडियम। सेलेक्टिव मीडिया क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो बाकी अदर कोई पैथोजन होगा, अदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको क्या कर देती है? ये इनिबिट कर देती है, उसको इनिबिट कर देता है सेलेक्टिव मीडिया, इसलिए अपन यूज़ करते हैं। क्या क्या यूज़ करते हैं? मैनिटोल साल्ट आकार और लोड लैम्प्स मीडियम। मैनिटोल साल्ट आकार और लोड लैम्प्स मीडियम ये अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अपन ने कौन कौन से मीडिया यूज़ करे? देखो अपन ने कौन कौन से मीडिया यूज़ करें। पहला जो मीडिया यूज़ करा है अपन ने वो करा है न्यूट्रिएंट आकार, ठीक है, न्यूट्रिएंट आकार। कौन कौन से कल्चर के लिए अपन क्या क्या चीज़ें यूज़ करी? पहली तो चीज़ यूज़ करी अपन ने न्यूट्रिएंट आकार, ठीक है। कौन सी चीज़ यूज़ करी? कल्चर के लिए क्या क्या यूज़ करा अपन ने? कल्चर के लिए पहला करा अपन ने न्यूट्रिएंट आकार, ओके, ठीक है। कौन सा यूज़ करा? न्यूट्रिएंट आकार। इसमें क्या दे दी है? ये येलो कलर की कॉलोनी देती है जिसमें क्या होता है? पिगमेंटेड, ये गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनी आती है जो किसकी बनी होती है? बीटा कैरोटीन की होती है ये, ठीक है, बीटा कैरोटीन का बना होता है ये पिगमेंट जो होता है। अगला है अपने पास ब्लड आकार। ब्लड आकार पे भी वही येलो कॉलोनी आएंगी, ठीक है, और इसमें बीटा हिमोलाइसिस का कैसा होगा? नैरो जोन होगा, बीटा हिमोलाइसिस का नैरो जोन होगा, ठीक है, मतलब छोटा छोटा जोन होगा बीटा हिमोलाइसिस का, ठीक है। अब मैकॉन्ग के आकार। मैकॉन्ग के आकार पे क्या है? ये स्मॉल पिंक कॉलोनी देती है मतलब लैक्टोज फर्मेंटेंस की वजह से, ठीक है। सेलेक्टिव मीडिया पे कौन कौन यूज़ है? मैनिटोल साल्ट आकार और सोलिड लैम्प्स मीडियम अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे कल्चर कर लिया, कल्चर क्या है? कल्चर इसमें माइक्रोस्कोपी करेंगे, मतलब कि जो कल्चर करा है उसको अपन स्लाइड पे लाएंगे और इसमें की अपन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो इसमें वही ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्लस्टर्स में अरेंज होगी। बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन में बायोकेमिकल टेस्ट लगाएंगे, जैसे कैटालिस टेस्ट पॉजिटिव है, कोगुलिस पॉजिटिव है, और प्रोटीन ए का भी डिटेक्शन अपन कर लेंगे बायोकेमिकल टेस्ट में, ठीक है। अब ऑटोमेटिक सिस्टम जैसे मशीनों के द्वारा, मशीनों के द्वारा अपन आइडेंटिफिकेशन करेंगे कौन कौन सी मशीन? माल्टीटॉक और बायोटेक यूज़ करेंगे, ठीक है। और एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, मतलब कि कौन सी जो ड्रग है जो इसके लिए ससेप्टेबल है ट्रीटमेंट के लिए, वो अपन टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका लैब डायग्नोसिस। बात करते हैं अपन कोगुलेज टेस्ट की। कोगुलेज टेस्ट क्या है? कोगुलेज टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्टेप और इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। दो तरह का होता है, एक तो होता है ट्यूब कोगुलेज, एक होता है स्लैट कोगुलेज टेस्ट। ट्यूब कोगुलेज टेस्ट और स्लैट कोगुलेज टेस्ट, ठीक है। अब अपन देखें कैसे होता है ट्यूब कोगुलेज टेस्ट, कैसे होता है। इसमें क्या डिटेक्ट करते हैं? फ्री कोगुलेज डिटेक्ट करते हैं जो स्टेप और से सीक्रेट होता है। फ्री कोगुलेज कहाँ पर मिलता है? ये ब्लड में। जैसे स्टेप और आया तो ब्लड में क्या करेगा? ये फ्री कोगुलेज मतलब कोगुलेज सीक्रेट करेगा, उसको अपन डिटेक्ट करते हैं ट्यूब कोगुलेज टेस्ट के द्वारा। अब कैसे करते हैं देखो, जैसे कि कोई भी अपन ने ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब ली, कोई भी अपन टेस्ट ट्यूब ली, जैसे ये अपने टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, ये अपने टेस्ट ट्यूब ले ली। इसके अंदर क्या करेंगे अपन
इसके अंदर स्टेप ऑरियस की अपन कॉलोनी डाल देंगे, स्टेप ऑरियस की कॉलोनी डाल देंगे, और क्या डाल देंगे, थोड़ा प्लाज्मा डाल देंगे, प्लाज्मा जो पेशेंट का सीरम है वो अपन इसमें डाल देंगे, ठीक है, पेशेंट का सीरम अपन डाल देंगे, ठीक है। अब ये डाले टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होगा कि थोड़ा इसको अपन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे 4 घंटे के लिए, कितने देर के लिए, 4 घंटे पर इंक्यूबेट करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या होगा, क्लॉट का यदि फॉर्मेशन हो रहा है, यदि क्लॉट बन रहे हैं तो उसमें मतलब कि टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब कि स्टेफ ऑरियस है, और यदि क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो टेस्ट अपना नेगेटिव है, ठीक है। अगर अब टेस्ट नेगेटिव आ गया तो एक बार अपन दोबारा करेंगे कि ताकि मतलब पता चल जाए कि कहीं क्लॉट लेट फॉर्मेशन हो रहा है, डिले फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका भी अपन को पता चल जाए, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि री एग्जामिन करते हैं इसको, ठीक है। दूसरा है अपने पास स्लाइड कोगुलेज टेस्ट। दूसरा क्या है अपने पास, स्लाइड कोगुलेज। एक स्लाइड लेंगे, उस पर करेंगे, ठीक है। स्लाइड इसमें ये क्या डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है क्लम्पिंग फैक्टर, बाउंड कोगुलेज को डिटेक्ट करता है, किसको डिटेक्ट करता है, बाउंड कोगुलेज को, ठीक है। प्रोसीजर देखो, कॉलोनी लेंगे स्टेफ ऑरियस की कॉलोनी ली, उसको अपन ने क्या करा, एक स्लाइड पे एक ड्रॉप सलाइन, इसमें एक ड्रॉप सलाइन को में मिलाया इस कॉलोनी को, ठीक है। तो क्या आएगा, मिल्की वाइट सस्पेंशन बनेगा। कैसा सस्पेंशन बनेगा, मिल्की वाइट सस्पेंशन बनेगा। जैसे कि ये अपन ने स्लाइड ली, इस पर अपन ने ये स्टेफ ऑरियस की कॉलोनी ली, ये इसमें एक ड्रॉप नॉर्मल सलाइन डाली, एक ड्रॉप नॉर्मल सलाइन इस पर अपन ने डाल दी, ठीक है। इससे क्या बनेगा, मिल्की वाइट कलर की, वाइट कलर की क्या बनेगी इसमें, वाइट कलर का सस्पेंशन बनेगा। इस पर क्या बनेगा, वाइट कलर का सस्पेंशन बनेगा। इस पर जो है वाइट कलर का सस्पेंशन बनेगा, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसमें क्या करेंगे अपन, प्लाज्मा ऐड करेंगे। इसमें क्या ऐड करेंगे अपन, प्लाज्मा ऐड करेंगे। तो क्या दिखेगा अपन को, कोर्स क्लैम्प्स दिखेंगे। कोर्स क्लम्प्स दिखेंगे तो इसका मतलब कि टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर कोर्स क्लम्प्स नहीं दिखते, वही मिल्की वाइट रहता है पहले जैसे ही, तो मतलब टेस्ट नेगेटिव है। टेस्ट क्या है, नेगेटिव है अपना, ठीक है। ये है। अब अपन पढ़ते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम मेनली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन की वजह से होता है, TSST की वजह से होता है। ये स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एंट्रोटॉक्सिन की वजह से भी होता है। उसको अपन SV बोलते हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन इतना ध्यान रखते हैं कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है TSST की वजह से होता है। TSST के दो सीरो टाइप होते हैं, TSST1 एंड TSST2। क्या क्या है, TSST1 एंड TSST2। अब इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो पहले अपन मानते थे कि जैसे पहले जो था कि जो वुमेन्स होती हैं जो टैम्पॉन्स यूज़ करती हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे पता चला है कि जो मैन और वुमेन जिनमें स्टेफाइलोकोकस के एब्सेस हो, ऑस्टियोमाइलिटिस हो रहा हो, या फिर कोई बाउंड इन्फेक्शन हो, उनमें भी ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। बात करें इसकी पैथोजेनेसिस की, तो TSST1 क्या है, सर्कुलेशन में जाएगा। TSST1 क्या है, सर्कुलेशन में जाएगा, जैसे टैम्पॉन वगैरह से चला जाएगा, ठीक है, या तो बाउंड से चला जाएगा, ठीक है। तो सर्कुलेशन में जाएगा, सर्कुलेशन में जाने के बाद क्या होगा, T सेल को स्टिमुलेट करेगा। क्यों स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक सुपर एंटीजन है। क्या है, ये सुपर एंटीजन है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सुपर एंटीजन है, तो ये T सेल को स्टिमुलेट करेगा नॉन स्पेसिफिकली, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। कि कैसे स्टिमुलेट करेगा, B बीटा रीजन से बाइंड कर जाएगा। कौन से रीजन से, B बीटा रीजन से, T सेल के B बीटा रीजन से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब उससे बाइंड करेगा T सेल रिसेप्टर के B बीटा रीजन से, तो क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा T सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी और साइटोकाइन्स का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं, अपन साइटोकाइन्स स्टॉर्म बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये फैटल मल्टी सिस्टम डिजीज कर देगा। क्या करेगा, फैटल मल्टी सिस्टम डिजीज कर देगा, ठीक है। सिस्टम में बहुत सारे डिजीज कर देगा, जैसे हाइपोटेंशन हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है, ये सब हो जाएगा। तो क्या करता है, ये टॉक्सिक इसकी वजह से होता है, ठीक है। फीवर, ठीक है, रैसेज, ये फैटल मल्टी सिस्टम डिजीज के पार्ट हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे इसकी वजह से। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, फीवर हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, इरिथमेटस रैसेज हो गए। इरिथमेटस रैसेज मतलब कि लाल कलर के रैसेज जो इसके अंदर बनते हैं। इरिथमेटस मतलब रैसेज का मतलब कि रेड कलर के रैसेज बनते हैं, जो एक्सेसिव सर्कुलेशन की वजह से होते हैं, इस वजह से एक्सेसिव ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। ये डिस्क्वामेट हो जाएंगे, मतलब ये टूट जाएंगे, ठीक है, फूट जाएंगे ऐसे, ठीक है, बाद में डिस्क्वामेट हो जाएंगे, ठीक है। अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे जल्दी से, लिवर, किडनी, लंग्स, GIT, ठीक है, ये हो गया। अब केस आएगा तो केस कैसे आएगा, केस डेफिनेशन अपन देखते हैं। तो क्लिनिकल क्राइटेरिया मतलब कौन कौन से सिम्टम्स लेके आएगा, सिम्टम्स एंड साइन लेके आएगा, फीवर, रैसेज, डिस्क्वामेशन, ठीक है, जो रैस है उनका डिस्क्वामेशन, और मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि लिवर, किडनी, लंग्स, इनमें इनको भी इन्फेक्ट कर देगा ये डिजीज, ठीक है। लेबोरेटरी क्राइटेरिया में अपन देखें तो लेबोरेटरी क्राइटेरिया में क्या होगा, नेगेटिव ब्लड कल्चर आएगा अदर पैथोजन के लिए, मतलब कि स्टेफ ऑरियस के अलावा अदर जो भी पैथोजन है उनके लिए क्या आएगा, नेगेटिव ब्लड कल्चर आएगा आपने, ठीक है। डायग्नोसिस में देखें, डायग्नोसिस का क्या कर सकते हैं अपन, TSST का जो डिटेक्शन कर सकते हैं लेटेक्स रेगुलेटेशन टेस्ट के द्वारा,
और पीसीआर कर सकते हैं अपन TSST1 जीन के लिए, और TSST2 जीन के लिए क्या कर सकते हैं, पीसीआर कर सकते हैं। ये इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस हो गया, ठीक है।